हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलिए चेहरा भी आ गया सामने। तो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। स्टूडेंट्स, हो सकता है कि कुछ स्लाइड्स के थोड़ा प्रॉब्लम्स है, तो वीडियो क्वालिटी ऐसा आ भी रहा है, लेंथ क्वालिटी थोड़ी सी नहीं हो जाएगी। वो आप केवल थ्योरी और मेथड्स और इजीनेस पे ध्यान दें। आप उस पर ध्यान न दें कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है। तो आज हम लेकर आए हैं अपना इलेक्ट्रिक का अगला पार्ट, और वो है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। उससे पहले दोस्तों एक और सूचना आपके लिए है, और वो सूचना है कि आईआईटी की सीरीज फिजिक्स की शुरू होने जा रही है। तो जो कोई भी अगर तैयारी कर रहा है या करने की मनसा बना रहा है, वो हमें दिए हुए इस पेज पे कंसल्ट करें और फिर वो हमसे ज्वाइन हो और ऑनलाइन क्लासेस जो है लाइव क्लासेस के द्वारा जुड़े, और उसमें केवल आईआईटी से संबंधित सारे टर्म्स, एग्जाम्स के व्यूज, एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस, कैसे उसको समय के अंदर क्रैक कर लें, ये सारी चीज़ें दिखाई जाएगी। आज फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में भी आज हम लोग जो जानेंगे वो हमारा व्यू होगा अप टू 10th पियर्सन से, यानी कि फैराडेज लॉ। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो एक लंबा प्रोसेस है। तो सब चीज़ों को आज मैं बताते हुए, जब आईआईटी सीरीज में आएंगे तो हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल हम लोग कंसेप्ट में लेकर चलते हैं, और आज हम लोग देखते हैं फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ जानेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में कुछ भी नहीं जाने। हमें आज टॉपिक उठाना है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। तो इसके पहले हम लोगों ने जो सेल्स देखा था, वो सेल्स था जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते थे। लेकिन आज हम लोग जो देखेंगे उसमें हमें मिलेगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। तो आज जो हम सेल लेंगे, ये सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स तो बहुत तरह के होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करेंगे तो हम उसको लेकर डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल हम ये जो सेल आज लेंगे, इसमें ये कंटेनर्स होगा, ये कंटेनर्स है, ये नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि इससे होकर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं करेगा। ये केवल एक कंटेनर है, बॉक्स है, बाहरी आवरण का है, तो बाहरी आवरण है। इसमें हम लेंगे एक दो चीजें यूज करेंगे। ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड्स है। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोड्स कोई भी हो सकता है। वो जनरली इलेक्ट्रोड्स हम लेते हैं अगर एक्टिव कोई प्रोसेस करना है तो एक्टिव इलेक्ट्रोड, और नहीं तो एनोड इलेक्ट्रोड। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड में जिंक, कॉपर, सिल्वर वगैरह आएंगे, जबकि नॉन एक्टिव यानी कि एनोड इलेक्ट्रोड्स में आएंगे प्लेटिनम, जनरली प्लेटिनम भी कहा जाता है। तो ये है इलेक्ट्रोड्स। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले इस कंटेनर में हम इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे। अब वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होगा डिजायर्ड इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, मतलब कि जो चीज़ें हमें प्राप्त करनी है उसका होगा। ये कॉपर सल्फेट्स का हो सकता है, NaCl का हो सकता है, हमको किसका चाहिए उसको लेंगे। फिलहाल हमें भी देखना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या क्या होता है और कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स हम कहते हैं उन सॉल्यूशंस को, ये एक्वस भी हो सकता है, मोल्टन भी हो सकता है, लेकिन उन सॉल्यूशंस को जो इलेक्ट्रिक्स के प्रभाव से, इलेक्ट्रिक के इफेक्ट से आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और वहीं आयंस इलेक्ट्रोड्स पे डिफ्यूज होते हैं, लिबरेट होते हैं, कंपोजिट होते हैं। तो
ये आयंस में कन्वर्ट होंगे, ऐसे सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब क्या करते हैं कि हम इसको शिफ्ट कर देते हैं और ये शिफ्ट हो गया। ये शिफ्ट होने से ही रिएक्शन चालू नहीं होगा और इलेक्ट्रोड जो हमने लिया है इसके दो नाम आएंगे, लेकिन उसके नाम जो आएंगे वो कैसे आएंगे? वो आएंगे जब इसका कनेक्शन हम पूरा करेंगे। तो उस कनेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एक बैटरी ले लेते हैं। ये हमारा बैटरी हो गया। अब बैटरी के बाद जब हम कनेक्शन करेंगे तो ये देखिए ये कनेक्ट हो गया। बैटरी पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव क्या होता है, टर्मिनल होता है, ठीक है। तो उस टर्मिनल के अनुसार इस इलेक्ट्रोड का नाम मिल जाएगा। देखिए जो निगेटिव से जुड़ा है वो क्या हो गया, कैथोड हो गया, लेकिन जो पॉजिटिव से जुड़ा है वो क्या हो जाएगा, वो एनोड्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक से जुड़े तो इलेक्ट्रिक कन्वर्ट होने लगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लो हुआ, और फ्लो होने की वजह से यहाँ जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स थे ये आयंस में कन्वर्ट होने लगे। तो आयंस दो ही होता है, कैटायंस, एनायंस। तो हम ये देखेंगे कि जो कैटायन है वो कैथोड्स पे और एनायन जो है वो एनोड्स पे, ये टूटने के बाद अट्रैक्ट होंगे और उसी पे चले जाएंगे। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमारा यहाँ व्यू इलेक्ट्रोलाइसिस करना नहीं था, आपको बताना था। क्योंकि हम फैराडेज लॉ कर रहे हैं तो उनका लॉ जो अभी हम लेंगे ये हम ले रहे हैं किस फॉर्म्स में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स के नहीं बल्कि केमिकल इफेक्ट्स के उनका लॉ लेना है। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस को जानना थोड़ा सा जरूरी था। तो इसलिए इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। थोड़ा सा इसके डेफिनेशंस को हम देख लेते हैं। तो ये देखिए ये इसका डेफिनेशंस है। अब डेफिनेशंस में आपको क्या मिल रहा है कि द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए लिक्विड causes chemical change and this process is called electrolysis। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे हम बताया क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी सोर्स के द्वारा इलेक्ट्रोड से होते हुए जब हम एक्वस या मोल्टेन सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में फ्लो करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें केमिकल चेंजेस होने लगते हैं। उसी चेंजेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स उसमें कुछ चीज होते हैं, उसको देख लेते हैं क्या होता है। वो इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइट्स में ही होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब कि वो कंडक्शन को पॉसिबल करता हो, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता हो। और वो केवल लिक्विड फॉर्म मोल्टेन या एक्वस में हो सकता है। और वो क्या करेगा, आयंस को डिसॉल्व करेगा और डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रोड्स पे। अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे, यानी कि आनायन जो होगा वो एनोड पे और कैटायन जो होगा वो कैथोड्स पे डिफ्यूज हो जाएंगे। इसमें जो होगा, जो लिक्विड्स यूज होगा उसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और प्लेटेड जो करंट इंटर्स करवाएंगे उसको इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जो आयंस ट्रेवल्स करेंगे एनोड की तरफ वो एनायंस होगा, और जो कैथोड्स की तरफ ट्रेवल करेंगे वो कैटायन होगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में थोड़ा सा चर्चा होगी। अब हमारा मेन जो सब्जेक्ट्स है, जो टॉपिक्स है, उस पर चलते हैं और हम देखते हैं कि फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला पार्ट है फर्स्ट लॉ कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि मास, किसका मास, जो भी हमें प्राप्त करना है, जैसे हमें सिल्वर प्राप्त करना है या कॉपर प्राप्त करना है, जो भी प्राप्त करना है
तो उसका मास जो होगा, मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड या डिपोजिटेड। लिबरेटेड और डिपोजिटेड का मतलब क्या हुआ? लिबरेटेड मतलब गैसियस फॉर्म में जो बनेंगे, जैसे क्लोरीन वगैरह, हाइड्रोजन, वो डिफ्यूज होकर गैस बनेंगे, और डिपोजिटेड होगा जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह करते हैं, एक मेटल्स पर दूसरा मेटल्स को हम डिपॉजिट करते हैं, तो वो उस पर डिपॉजिट होगा, या फिर प्राप्त करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स पे वो डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको बाद में निकालकर हम अलग कर लेते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में फर्स्ट लॉ का है, द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एंड इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। इस कंडीशंस को में हम मान लें कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है I t सेकेंड्स तक पास करता है, जो कि Q को डिफाइन करेगा, Q इज इक्वल टू I। और अगर इसके द्वारा जो मास सब्सटेंस लिबरेट हो रहे हैं, मास ऑफ सब्सटेंस वो m मान ले, तो इसके हिसाब से हमारा मैथमेटिकल प्रोसेस हो जाएगा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और m इज ZIT। भाई Q इज इक्वल टू IT लिखनी है, Z क्या है? तो Z है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और Z को ECE भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो कैसे कैलकुलेट होते हैं ये हम बाद में जानेंगे। पहले ये जान लें कि Z इज द कांस्टेंट ऑफ द सब्सटेंस बीइंग लिबरेटेड कॉल्ड एज E इलेक्ट्रो, C केमिकल इक्विवेलेंट। तो इसको ECE भी कहते हैं, जब इसका न्यूमेरिकल हम लेकर आएंगे उसमें समझाएंगे, या वीडियो के आखिर में थोड़ा सा बताएंगे ये कैसे क्या होता है। और इसकी यूनिट होती है, यहाँ हमने देखिए केजी बाई कूलम्स लिया है, क्योंकि इसकी SI यूनिट्स हो गई, बहुत जगह ग्राम पर कूलम्स भी लिया जाता है। तो ये है फैराडेज का फर्स्ट लॉ, यानी कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट से जितना करंट फ्लो करेंगे उसी के अनुसार हमें उसका सब्सटेंस का मास डिपॉजिटेड या लिबरेटेड मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस liberated in electrolysis when 1 coulomb charge is passed through the electrolytes। यानी कि Z जो होगा डिफाइंड, वो इस तरह से डिफाइंड होगा कि 1 कूलम्ब मास अगर इलेक्ट्रोलाइट से होकर हम अगर क्या करते हैं, फ्लो करवाते हैं, तो जितना मास आएगा वो Z के बराबर हो जाएगा। वो कैसे होगा? तो अभी जैसे आपने देखा कि अभी आपने देखा कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था Q का, और यहां से हम लोगों ने लिया था m इज इक्वल टू ZIT। तो अभी कहा गया कि 1 कूलम्ब चार्ज यानी कि 1 एम्पियर and 1 second, 1 ampere up to 1 second, so we have 1 coulomb। तो 1 कूलम्ब चार्ज यानी कि ये 1 अगर आ गया तो m इज इक्वल टू क्या हो गया? Z हो गया। तो ये Z हमारा डिफाइंड हो गया कैसे कि Z is defined as mass which is deposited or liberated on the electrodes when 1 coulomb of charge flow through electrolytes। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी चीज देखते हैं इसमें कि सेकंड लॉ क्या है। तो फैराडेज का सेकंड लॉ है, द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड बाय ए गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस। अब ये केमिकल इक्विवेलेंस क्या है?
तो आप देखोगे कि दूसरा जो है उसी का फर्स्ट एक्सटेंडेड रूप है, मेन वही फर्स्ट है, ये एक्सटेंडेड रूप है, क्योंकि दो प्रोसेस में होता है वो कि वो मास जो होता है वो पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होता है, यानी कि उसके प्रोपोर्शनल भी होता है, और साथ ही साथ उसके इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या है, ये न्यूमेरिकल्स में हम ज्यादा डिफाइन में बताएंगे, अभी हम थोड़ा सा वीडियो के आखिरी में हम आपको समझाएंगे। तो ये देखिए कि वो इक्विवेलेंट मास, केमिकल इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसमें हमने ले लिया कि E is the chemical equivalent of substance from second term, अगर हमने ले लिया कि E is the chemical equivalent, यानी कि ये E हमारा आ जाएगा केमिकल इक्विवेलेंट, तब सेकंड लॉ के अनुसार हमारा क्या मिलेगा, वो हमको मिल जाएगा M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो आप ये देखेंगे कि E हर जेड भी होगा वैसे, लेकिन E हर अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग आएगा, तो इसको हम अलग अलग सब्जेक्ट में लेंगे तो फिर अलग अलग आएगा, इसको हम वेरिफिकेशन में आएंगे तो दिखाएंगे। तो ये हमारा मिल गया कि इसको अगर हम, ये ऑलरेडी मास है, ये भी मास है, तो इसमें कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, ये m/e हो सकता है, लेकिन उसके लिए आगे हम चलेंगे कैसे होगा। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि उनका वेरिफिकेशन दोनों लॉज का। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे ये हमें देखते हैं थोड़ा सा। अब इसमें हम पहला जो लॉज आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का दिखाया था उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए फिर से हमने एक कंटेनर लिया है जो कि नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि इंसुलेटर है, इससे ऊपर कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशंस में कंडीशंस वही रहेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, ये क्या है इलेक्ट्रोलाइट। और नेचुरली इसमें प्लेट्स भी आएंगे, तो ये देखिए दो प्लेट्स आ गए। अब मैंने जैसे बता दिया है कि बार बार हम उसको नाम नहीं लेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे किसी पर्टिकुलर नेमिंग का तो हम देंगे, ये जिंक भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकता है, ये जब हम लोग फिर बनाएंगे तो देखेंगे। तो ये आ गया, अब इसको कनेक्ट करेंगे, अभी कैथोड एनोड नहीं हुआ है, ये एक सिमिलर प्लेट भी हो सकती है ये। तो अब ज्वाइन करेंगे इसको, और ज्वाइन कर दिया इससे, इसको ज्वाइन करने के लिए तरीका थोड़ा अलग बदलेंगे, क्योंकि हमको उसको पहले को वेरीफाई करना है, ना कि पहले को प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम एक एम्पियर लेंगे, ये क्या करेगा हमें कांस्टेंट करंट पास करने के को सूचित करेगा, यानी कि जब इस पर डिफ्लेक्शंस जीरो रहेंगे मतलब कांस्टेंट करंट पास कर रहा है। लेकिन एम्पियर आखिर किससे वर्क करेगा, तो इसके लिए हम एक बैटरी ले लेंगे, सेल हो गया, लेकिन हमें प्रोसेस को प्रूफ करना है। तो सिंगल रेसिस्टर से या सिंगल कोई एक लोड से हमें ये प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि बार बार हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक रियोस्टेट भी ले लेंगे। रियोस्टेट क्या करता है, ये जितने भी इसके कॉलम्स देख रहे हैं वो अलग अलग रेसिस्टर्स को क्या करता है, दर्शाता है। तो यहाँ अलग अलग हमें लेना है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट टेस्ट में अब इसको ऐड करते हैं और ये हमारा मिल गया सर्किट है, अब फ्लो होने लगा, तो नेचुरली यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व ब्रेक हो गए, और ब्रेक होकर वो अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड्स पे डिसॉल्व होने लगे। तो इसमें पहला रहा कि हमने एक लिया, तो इससे भी हमें आप ये देखोगे कि हमें एक मिल जाएगा M1, यहाँ जो हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, और इसको हम ले लें तो M1 इज इक्वल टू ZQ1, और Z1 भी लगाएंगे। और यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि ये एम्पियर इसीलिए लगाया हमने, इसीलिए
इसीलिए लगाया है कि ये हमें दर्शाए कि ये हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट रहेगा। तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए रियोस्टेट काम नहीं किया, क्योंकि जैसे ही हम मटेरियल बदल देंगे, मटेरियल जब बदल देंगे तो जेड की वैल्यू बदल जाएगी। हमने कहा है कि वीडियो में थोड़ा सा बताएंगे कि जेड कैसे होता है। और जब हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा चैप्टर जेई वालों के लिए, तो उसमें आपको हम पूरे दिखाएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर रहे हैं, जो प्राइडेज लॉ कर रहे हैं, इसीलिए उसको डिटेल्स में नहीं कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देते हैं। जैसा तो आप देख रहे हैं कि ये तो हो गया। अब ये हमारा चेंज होकर ये रियोस्टेट का यहाँ पे हमने मटेरियल्स बदल दिया और उसका रेजिस्टेंस भी एडजस्ट करके Q को कांस्टेंट रखा है, यानी कि यहाँ भी Q था और यहाँ भी Q ही रहेगा, बट यहाँ पे अब मास जो हो जाएगा वो दूसरा आ गया है, तो ये हो जाएगा Q ही रहेगा। बट जब मास लेंगे तो ये Z2Q हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों सिमिलर उसमें आएंगे, यानी कि ये इसके प्रोपोर्शनल है, Q यहाँ भी वही है, तो M1 प्रोपोर्शनल या इक्वल टू Z1 और M2 भी यहाँ आ जाएगा Z2, क्योंकि वो दोनों इक्वल है और इसको 1 1 मान ले तो यहाँ आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में हम ये देखते हैं कि एक हमें थ्योरी मिल जाएगी, और वो थ्योरी मिलेगी क्या चीज कि M1 by M2 इज इक्वल टू I2 by I1, क्योंकि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कहे या क्या कहे उसको Q कहे, IT का है तो Q हो जाएगा। तो करंट्स को हमने यहाँ पे लिया है, इसलिए ले लिया I। अब दूसरी कंडीशन हमने लिया कि एक बार टाइमिंग अलग लिया, ये तो मास और करंट्स का हो गया, और एक बार क्या किया कि हमारा बाकी सिस्टम सब वैसे ही रहा, टाइमिंग उसका अलग अलग हो गया। एक बार T1 ले लिया और एक बार T2 ले लिया, और इससे हमने प्राप्त किया कि M1 M2 यानी कि इसमें M3 हमने इनपुट लिया है, तो वो टाइमिंग अलग अलग हो जाएगा, तो M1 M2 नहीं रहेगा, तो T2 by T1, और इससे हमें मिल जाएगा M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि हमें मिला है M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसको अगर हम दोनों को कंबाइंड कर देते हैं 1 और 2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT का मतलब Q, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। आ गया वो चीज, यानी कि उनका फर्स्ट लॉ वेरीफाई। अब चलते हैं हम सेकंड लॉ की तरफ, और सेकंड लॉ पे आते हैं तो हमें सेकंड लॉ उनका क्या मिलता है, two electrolyte cells containing different electrolytes CO4 and AgNO3 are connected in series with a battery, a rheostat and ammeter diagram. Copper electrodes are inserted in copper sulfates and silver electrodes are inserted in Ag. इसको प्रूव करने के लिए सेकंड वाले को, जैसे सेकंड वाले में हमें इक्विवेलेंस केमिकल इक्विवेलेंस को प्रूव करना है, यानी कि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम एक नहीं बल्कि दो कंटेनर लेते हैं। एक कंटेनर लिया जिसमें आप ये देख रहे हैं कि CO4 हमें लेना है, तो चलिए हम इसमें CO4 ले लेते हैं, और इसमें भी इलेक्ट्रोड और कैथोड्स आएंगे, लेकिन ये जब जुड़ेगा तब बनेगा। चलिए उसके बाद हम दूसरा कंटेनर लेते हैं, और उसमें हमको लेना है क्या चीज, AgNO3, मतलब AgNO3 लेना है। और ये कैथोड एनोड बनेंगे बाद में, लेकिन पहले में हमने क्या करना है, कॉपर इलेक्ट्रोड को ड्रॉ करना है, तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। और दूसरे में हमको सिल्वर करना है, तो पहले इसमें Ag
NO3 ले लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें हम कॉपर को सिल्वर को इलेक्ट्रोड्स बनाकर और इंसर्ट कर देते हैं। अब चलिए हमको रियोस्टेट, बैटरी और एमीटर से लेकर एक फिक्स करंट्स के लिए एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमने एमीटर ले लिया, सेल ले लिया, सेल लेने के बाद हमने रियोस्टेट भी ले लिया और इनको ज्वाइन कर दिया। अब ये देखिए ये ज्वाइन हो गए और इनके इलेक्ट्रोड्स भी बन गए। अब ये ज्वाइन कर लिया, इलेक्ट्रोड्स भी इनके बन गए, तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे देखिए जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट हुआ, ये Ag प्लस और ये NO माइनस में टूट जाएंगे। तो इससे हमको और यहाँ Cu और SO4 टूटेंगे और ये इस पे और ये इस पे, यहाँ ये इस पे और ये इस पे चला जाएगा। तो जो भी नॉन मेटल्स है ये डिसॉल्व लिबरेट हो जाते हैं और ये Ag और Cu क्या होता है, डिपोजिट हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं कि इससे हमें मिल गया कि ड्राई क्लेइंग बार और ये इंसर्ट करते हैं। फिर उस पे जो डिपॉजिट M1 और M2 हुआ है उसको हम निकाल लेते हैं, तो हमें एक कंडीशन मिल जाता है और वो कंडीशन होता है M1/M2 = E1/E2। अब इस कंडीशंस को आगे बढ़ाते हैं तो हमें मिल गया, क्योंकि किसी में दो कंपैरिजंस अगर इक्वल आते हैं इसका मतलब वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस तरह से हमें एक मिल जाता है, E1 E2 लिया है वो केमिकल E1, जैसे कि अगर फर्स्ट हमने कॉपर का लिया तो कॉपर का वो इक्विवेलेंस है और दूसरा Ag का, ये Cu का और ये Ag का, और दोनों प्रोपोर्शनल हो गए, इसलिए E कोई भी हम सब्सटेंस ले उसके प्रोपोर्शनल्स होंगे। इस तरह से हमें मिल गया कि उनका दूसरा लॉ भी प्रूव्ड हो गया, क्योंकि वो E यहाँ पे उनका दूसरा लॉ भी प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा लॉ जब प्रूव्ड हो गया तब हम देखिए फर्स्ट लॉ से उसको कंपैरिजन करते हैं, हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा कि M1/M2 को Z1Q। हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उनका दूसरा लॉ भी प्रूव्ड हो गया, क्योंकि हमें ये प्रूव करना था M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यानी कि चाहे सब्सटेंस हम कुछ भी ले लें, हमारा जो इक्विवेलेंट केमिकल वेट्स जो आएगा वो मास जो डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड्स पे उनके बराबर आएगा। बराबर नहीं, उनके प्रोपोर्शनल आएगा, मतलब उसके अनुसार आएगा। ये जितना अमाउंट से इस्तेमाल करेंगे ये उतना ज़्यादा होगा, जितना कम करेंगे उतना कम होगा। तो ये उनका दूसरा है। अब दोनों को कंपैरिजन करके देखें तो एक और चीज़ हमें मिल जाएगी, और वो मिलेगा हमें कि फर्स्ट वाले से अगर ले लिया हमने, ये देखिए फर्स्ट से हमने ले लिया कि M1/M2 = Z1Q एंड Z2Q, यानी कि Q को हमने कांस्टेंट रखा था, तो Z1Q/Z2Q मिल जाएगा। ये फर्स्ट से हमें मिला था। अब इसको अगर हम 1Q के लिए ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, M1/M2 = Z1/Z2। 1Q था तो 1 हट गया, वो कैंसिल हो गया। अगर ऐसे भी हम देखें तो दोनों ही कंडीशंस में हमने Q को क्या किया था, सिमिलर लिया था, मतलब कांस्टेंट करके लिया था, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और Z1/Z2 मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट से हुआ। आगे बढ़ते हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेकंड में मिला था, फर्स्ट और सेकंड्स को अगर मिला दें, सेकंड मिला था हमें M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q E, और यहाँ हमें मिला था M1/M2, और इससे अगर हम ले लें तो ये क्या हो जाएगा, Z1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, यानी कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ECE और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट। यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यहाँ केमिकल इक्विवेलेंस, और दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं
यानी कि कंबाइंड करते हैं तो हमें मिल जाएगा Z1 बाई Z2 दैट इज इक्वल टू E1 बाई E2। तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यानी कि ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स और केमिकल इक्विवेलेंट्स भी फैराडे लॉ के अनुसार क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका इक्विवेलेंट ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स अगर ज्यादा होगा तो उसमें केमिकल इक्विवेलेंट्स भी ज्यादा होगा, अगर जिसका कम होगा उसमें कम होगा। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड प्रूफ भी हो गए और उनके एक और एक्सप्रेशंस भी मिल गया। अब थोड़ा सा हम बता देते हैं क्योंकि इसके बाद हमें क्वेश्चंस लाना है न्यूमेरिकल्स अगले वीडियोज में। तो इस वीडियोज में ही बता देते हैं कि E और Z को न्यूमेरिकली कैसे हम करते हैं। आइए थोड़ा सा पेज क्लियर कर लेते हैं। आप ये देखिए, अब हमारे पास जो मिलेगा वो इस तरह का कुछ मिलेगा कि Z जो है ये क्या है, इसको ECE भी कहते हैं। ECE मतलब इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है और E को क्या कहते हैं, E होता है केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट। तो ये दोनों कैसे डिफाइंड होते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो E इज इक्वल टू होता है मोलर मास बाई, यहाँ पे हम वैलेंसी डायरेक्ट लेते हैं या फिर यूज्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम ये देखेंगे कि इसको हम डायरेक्टली वैलेंसी भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर हमें Mg प्राप्त करना है तो +2 खाली वैकेंट्स होता है तो 2E हम ले लेते हैं तो हमें मिल जाता है Mg। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं तो हमें Mg प्राप्त हो जाता है। तो ये 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इक्विवेलेंट वेट अपना मतलब केमिकल इक्विवेलेंट निकल जाता है। तो केमिकल इक्विवेलेंट निकालने के लिए मोलर मास बाई वैलेंसीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैलेंसी सबको ज्यादा याद रहता है, इसलिए हम यूज्ड इलेक्ट्रॉन्स की जगह हम वैलेंसी लेते हैं। अब हमें निकालना है Z। तो Z इज इक्वल टू होता है E बाई F। F क्या है, ये फैराडे चार्ज है। तो फैराडे चार्ज में निकाल कर बताऊं, इससे पहले थोड़ा सा आपको इसको थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन देता हूं कि फैराडे चार्ज किसको कहते हैं। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि कॉपर हमने बनाया, सिल्वर बनाया था, तो कॉपर पे 2 चार्जेस थे, प्लस किया हमने 2E तो हमें मिल गया कॉपर। अब आप देखिए कि हमने इक्वेशन में तो ऐसा लिया, तो ये कॉपर का एक एटम मिला। लेकिन अगर हम ये ऐसा मान लें कि ये 1 मोल ऑफ कॉपर हमने प्राप्त किया है, 1 मोल ऑफ कॉपर हमने प्राप्त किया है, तो उसमें हमने 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इस्तेमाल किया है। 2 2
हमने इस्तेमाल किया है। तो फैराडेज चार्ज जो होता है वो होता है तो देखिए फैराडेज चार्ज जो होता है 1 मोल ऑफ चार्ज ऑन चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हैं कि फैराडेज किसको कहते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो कितना चार्ज होता है ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, ये तो बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं तो याद होना चाहिए। क्या होगा 6.23 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे जितने चार्जेस प्रेजेंट होंगे उनको वो हम फैराडेज चार्ज कहेंगे और उसको F से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा 1 फैराडेज चार्ज मीन्स 1 Faraday charge means 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम into Avogadro's number क्या हो जाएगा 6.023 into 10 to the power 23। और ये आप देख रहे हैं कि ये एक नंबर है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है और इसके साथ c है, तो 1 फैराडे भी कूलम में ही कैलकुलेट होगा और वो हो जाएगा। आप ये देखिए कि ये 9c इससे अगर काटेंगे तो ये 10 to the power 4 हो जाएगा, प्लस में रहेगा 4 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 3 जा 48 2 जा 32 और 4 36 और 3 और 96 ये हो जाएगा। और इसमें पॉइंट कितने हो गए एक बार देख लें फिर से एक बार 3 48 2 6 और ये 3 और 96। तो ये आप देखेंगे कि आगे कितना 93 और पॉइंट्स कितने हो गए 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट्स लग गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड के साथ 10 to the power 4 भी है, तो इसको काटेंगे तो ये पॉइंट्स कट जाएगा और तब हमारा मिलेगा 96 368। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखें इसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये भी 1.6 नहीं होता है, ये आगे 1.67 ऐसे चलता है और ये भी सिर्फ 6.023 नहीं होता है, कोई 22 लेता है कई अलग आते हैं। तो ये दोनों जो अप्रोक्स वैल्यूज है एक्सपेरिमेंटल जब फैराडे ने यूज किया था तो ये 368 नहीं बल्कि 96,500 कूलम। तो एक फैराडे लॉस कितना आया 96,500 कूलम। तो इस तरह से हम जेट निकाल सकते हैं क्योंकि इसका जेट कितना होगा
ये निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे जेड। चलिए, तो जेड कैसे फाइंड करेंगे? तो जेड फाइंड करने के लिए अब हम यूज कर लेते हैं जेड इक्वल टू ई बाई एफ जानते हैं अब आपके कितना होगा, तो और ये भी जान गए कितना होगा, क्या होगा इसमें मोलर मास वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी इनटू एफ। तो जिसका भी निकालना होगा, जैसे मान लीजिए कि हम सोडियम का निकालते हैं, जेड ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा, आप ये देखो उसका मोलर मास कितना होता है 23 ग्राम में लेते हैं, उसकी वैलेंसी कितनी होती है 1 होता है, और उसमें F की वैल्यू क्या आएगी 96,500 कूलम, और ये जो रहेगा ग्राम में, केजी में नहीं, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया कि ज्यादातर हम यूज करते हैं ग्राम पर कूलम, बट एसआई यूनिट्स जब लिखेंगे तो वो केजी पर कूलम होगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 23 बाई 96 5 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम। और इस तरह से हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और उस वैल्यू को इसके साथ सब्स्टिट्यूट करके हम किसी का भी जेड फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर केवल जेड निकालना होगा। तो ये हमने इसलिए बताया कि इस पे और डिटेल्स में भी जब एनालिसिस होगा तो उसमें होगा, ये इसलिए बताया कि ये ही टॉपिक्स यही फॉर्मूलाज हमको यूज करना है जब न्यूमेरिकल हमारा क्वेश्चन आएगा। तो आपको मिला, समराइज कर दूं मैं इसको, क्या क्या मिला आपको, तो हमें जो यूज करना होगा वो होगा m1 बाई m2 दैट इज इक्वल टू z1 बाई z2। अगर दो कोई सब्सटेंस है उनका हमें मास पता है कितना, डिपॉजिट, ये डिपॉजिट मास है, ये ध्यान रखना है, ये मोलर मास नहीं है। डिपॉजिट मास कितना है ये कर दिया होगा, दोनों का ये तो निकल जाएगा, हमें पता है मोलर मास पता है, फैराडेज कूलम पता है, और वैलेंसी पता है, तो निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक का अगर डिपॉजिट मास दिया है तो दूसरे का निकालना है, हम इसका प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, या डायरेक्ट अगर इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो केमिकल इक्विवेलेंट m1 बाई m2 इक्वल टू e1 बाई e2, ठीक है। तो इसमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर दिया है इक्विवेलेंट केमिकल्स तो इसका इस्तेमाल करके निकाल लेंगे, ठीक है। और बाकी जो ये भी आपके पास रहेगा Z इज इक्वल टू E बाई एफ इस्तेमाल करेंगे, निकालेंगे, और F को हम हमेशा ही पुट करेंगे 9500 कूलम, और इसको डिफाइन करेंगे F इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हम अगले वीडियो में आने वाला जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तब तक आप इसको याद करके रख लीजिए, और फिर से एक बार कि चैनल को सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पर, और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़िए, अपने घर में क्लास का मजा लीजिए, और साथ ही साथ आपको बिल्कुल क्लास जैसा और बिल्कुल पूरी तैयारी A to Z यहाँ से करवाई जा सकती है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको ब्रिलियंट स्टैटिक पॉइंट शिवांग को याद रखना पड़ेगा। अगर शिवांग में आप है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऐसे ऑफिशियली भी आकर हम आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे। अगर शिवांग से बाहर है तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा यूज करें, और हमें इस नंबर पे आप कॉल करें, आपको मिल जाएगा। और फिर से एक बार सूचना आपको दे दें कि IIT के लिए तैयारी अगर करना है तो बैचेस शुरू हो रही है, एडमिशन चालू है, आप इस पे संपर्क करें
और हमसे जुड़े, आपको सारी चीजें बता दी जाएगी, समझा दी जाएगी, कैसे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे, उसी अनुसार हमारा सिलेबस चलेगा। साथ ही एक सूचना और है कि यदि आप सारे टॉपिक वाइज, चैप्टर्स वाइज नोट्स, सीडी, वीडियोज चाहते हैं तो हमें संपर्क करें। चूंकि अभी साइट नहीं है, साइट मिल जाएगी तो उस पर लोड कर देंगे, वहाँ से आप कर सकते हैं, और नहीं तो अभी आप संपर्क हमें करें। आपको हर चैप्टर्स का नोट्स, सॉल्यूशंस और सीडी वीडियोज रिकॉर्डेड जो है वो आपको चला जाएगा। आप संपर्क करें, आपको टॉपिक बाय टॉपिक अलग अलग कॉस्ट में, बहुत छोटे से कॉस्ट में आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। आप संपर्क करें। और लाइव क्लास के लिए जुड़ना चाहते हैं तो लाइव क्लास के लिए जुड़े। धन्यवाद, थैंक्स।